आप देख रहे हैं एफएम न्यूज, भरोसा आप सबका। नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने संकटग्रस्त बेसहारा महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि पात्र महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाए। इस पहल में एसिड अटैक पीड़ित और 3 तलाक से प्रभावित महिलाओं को विशेष रूप में शामिल किया गया। सरकार का उद्देश्य इन महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। ऐसे में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद महिला कल्याण विभाग लाभार्थियों का सत्यापित डेटा तैयार कर रहा है ताकि उन्हें पक्का मकान और सालाना 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सके। तो क्या लाभ महिलाओं को मिलेगा और कैसे महिलाएं लाभान्वित होंगी, देश राज्य इसे कैसे देख रहा है? हमारे ब्यूरो हेड अमरेंद्र प्रताप लखनऊ से पैनलिस्ट को जोड़े हैं और हम सीधा उनकी ओर रुख करते हुए, अमरेंद्र, ओवर टू यू। आपको भी और नमस्कार दर्शकों को भी। जिस शो को हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है माई कान शो, और ये माई कान शो उत्तर प्रदेश के ऐसे मसलों पर बात करता है जो सीधे सीधे जनहित से लोकहित से जुड़े होते हैं। हमेशा की तरह मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और हमारे साथ कैमरे के पीछे हैं नीरज साहू और आशुतोष शुक्ला। ये लोग बदल बदल के हमें कैमरे में कैद करते हैं, कभी कोई एक आता है कभी दूसरा आता है, लेकिन इनके साथ हम परिचय करा दें कि आज का मसला क्योंकि बेहद संवेदनशील है, बहनों से जुड़ा हुआ, माताओं से जुड़ा हुआ, बेटियों से जुड़ा हुआ मसला है। और कहते हैं कि यत्र नारेस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। तो उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, अगर एक देश होता तो शायद दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता। उसने एक बड़ा फैसला किया है, एक बड़ा निर्णय किया है, और निर्णय है हमारी माताओं, बहनों, बेटियों से जुड़ा हुआ। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे बात करेंगे, सवाल करेंगे, जवाब लेंगे और आप तक एक संदेश पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि कहां जा रहा है उत्तर प्रदेश और कहां जा रहा है हमारा देश। लेकिन उससे पहले इन सब का परिचय कराएंगे आपसे। हमारे साथ सबसे पहले आज के पैनल में केवल एकमात्र पुरुष पैनलिस्ट हैं, मनोज उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट हैं। अपनी पार्टी की बात रखते हैं, विश्लेषण के साथ साथ कभी कभी अपनी पार्टी की बात पे अड़ते भी हैं, भिड़ते भी हैं। हमारे दूसरे पैनलिस्ट ग्रुप में हमारी बहन रूपाली विश्वकर्मा। संवेदनशील मसला है, आप देख रहे हैं कैमरे में इन्हें। ये बहन हमारी एसिड अटैक की पीड़िता है। कभी जीवन में इनके कोई ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण समय आया कि उनको उस दुरूह स्थिति से गुजरना पड़ा, लेकिन बावजूद इसके ये बहन राजधानी लखनऊ में काम कर रही है, अपना नाम कर रही है और हमारे पैनल में भी जवाब देने के लिए शामिल है। रूपाली, आपका स्वागत है। हमारे तीसरे मेहमान हैं रूपा पांडे शत्रुपा जी, वुमेन एक्टिविस्ट हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण पे बात करती हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए काम करती हैं और इसके साथ साथ ऐसे मुद्दों के विश्लेषण पे भी हमारे साथ कनेक्ट होती हैं जो संवेदनशील हो। आज हमने बहुत सोच समझ के आपको बुलाया है, आपका स्वागत है। एक और मेहमान हमारे बीच में आने वाली हैं, कुछ क्षण लग रहे हैं, वो बहुत जल्दी मैं उनसे आपका परिचय करा दूंगा। शुरुआत करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट। ये जो निर्णय है, ये जो फैसला है, सरकार तो होती ही 2 प्रकार की है, हम लोग मानते हैं रिपोर्टर के रूप में। नीरज, सरकार केवल 2 प्रकार की होती है, एक अच्छी है और एक बहुत अच्छी। अमूमन कहते हैं जो मौजूदा है वो है बहुत अच्छी, और जो इससे पहले थी उसको भी अच्छी कहते हैं। लेकिन ये एक कदम है जिसको आपकी सरकार का हम बहुत अच्छा कह सकते हैं। आपको क्या लगता है, ये आने वाले चुनाव के दृष्टिगत उठाया है कदम, या फिर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की अपने एजेंडे में महिला कल्याण प्राथमिकता पे है? नहीं अमरेंद्र जी, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आज ये नए कदम समय समय पे महिलाओं को आगे लाने के लिए लगातार काम करती चली आई है। पहली ये ऐसी सरकार है इस देश की
जो लगातार आप देखते हो कि महिलाओं के सम्मान, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता में दिया है कि हम महिलाओं को माता दुर्गा के रूप में, जगत जननी के रूप में हम उनकी पूजा करते हैं। तो जाहिर सी बात है माननीय मुख्यमंत्री जी चूंकि एक मठ के जो है मठाधीश भी हैं और उनको उनसे बेहतर सनातन को समझने की कोशिश हमको लगता है कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग लगातार इस पे काम किया। आपने देखा होगा जिस प्रकार से इसके पहले भी मुख्यमंत्री रहे थे, चाहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी रहे, चाहे समाजवादी के चाहे मायावती जी रही हूँ, स्वयं महिला होते हुए भी महिलाओं के सम्मान की उतनी चिंता नहीं की, क्योंकि आज मुख्यमंत्री कोई कहता था बच्चे हैं गलती होती है। आज देखिए मुख्यमंत्री जी ने चाहे वो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हम उनको ले, चाहे ट्रिपल तलाक, जो कि लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नाम बदनाम है कि वो मुसलमानों के लिए काम नहीं करती, मुसलमान को वोट नहीं करता, लेकिन फिर भी मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक जैसी जो प्रथा चला के बैठे थे उनके जो है धर्म गुरुओं द्वारा, जो सबसे निहायत बेबुनियाद है, उसको भी लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको हटाने का काम हमने किया कि जिससे कि मुस्लिम महिलाएं भी हमारी सुरक्षित हों, क्योंकि वो भी उनके लिए एक नर्क से बेहतर जिंदगी देने के लिए ये मुस्लिम जो इसके पहले की सरकार है और मुस्लिम जो हमारे धर्म गुरु रहे, वो कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी को नर्क बनाने का काम। छोड़ दीजिए, इससे पहले की सरकार पर हम बात ही नहीं कर रहे मनोज उपाध्याय जी। हमने आज अपने पैनल में किसी पार्टी को, आपको किस लिए बुलाया कि आपकी सरकार का ये निर्णय है। अदरवाइज हमने आज इसको पॉलिटिकल डिबेट के रूप में रखा ही नहीं। हम तो एक संवेदनशील मुद्दे पे संवेदना से बात करना चाहते हैं। लेकिन हमारा सवाल ये जरूर है कि ये जो निर्णय है ये आने वाले चुनाव के दृष्टिगत है या वास्तव में आपको लग रहा है कि प्रिविलेज वीमेंस की, संकटग्रस्त महिलाओं की जिंदगी को सुधारना मानवीयता है और इसलिए ये कदम? नहीं, बिल्कुल ये चुनाव का कोई जो ये नहीं है। मैंने इस नाते इसको बताया कि पहले भी हमने काम किया। ये जो हमारी महिलाएं हैं जिसके लिए समाज में नहीं वो कर पा रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जो सरकार है वो इनको आज नहीं, वो आदिकाल तक लगातार हम कर रहे। चुनाव के बाद भी इनकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए और इनके लिए जिस प्रकार से दबा का हुआ, चाहे आयुष्मान कार्ड उनको आवास देने की बात हो रही, कई प्रकार से समाज के उसमें उनको सम्मान देने का जो काम हो रहा, वो बेहतर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। और इस नाते माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो जाहिर सी बात है बहुत बेहतर सोच समझ के कहा। वो खाली चुनाव का तरीका नहीं है, चुनाव के आगे भी जाएगा। और क्योंकि धरातल पे काम कैसे उतारा जाता है ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जानते हैं कि अधिकारी, क्योंकि जो सरकार की ये आप अपनी बात कह लो, हमें मना भी नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टी ने निर्णय लिया है। इसलिए भाजपा के नेता अगर भाजपा की बात करेंगे तो हम मना नहीं कर सकते। मैं आऊंगा रूपाली आपके पास, लेकिन उससे पहले मैं एक्सपर्ट ओपिनियन में ले लेता हूँ। रूपा जी के पास जाता हूँ मैं। रूपा जी, हमें कतई तौर पे आज आपसे बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई बात नहीं सुननी है। हम जो आज आपसे आज उम्मीद करते हैं, ये जो निर्णय है, संकटग्रस्त बहुत बड़ा शब्द है। हमारे साथ एक बहन है एसिड पीड़िता, ठीक है, उसमें एक शब्द है, एक पैनलिस्ट हमने और बुलाया है, 3 तलाक की परित्यक्ता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। संकटग्रस्त बहुत वाइड टर्म है और इसकी परिधि में न जाने बेटियां और बहनें, माताएं किस किस रूप में आती। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जैसा कि हमारे पास प्रश्न नोट आया है, उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में महिला कल्याण विभाग की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी सभी बेटियों को, महिलाओं को, बहनों को चिन्हित करे जिनका जीवन संकटग्रस्त है। और संकटग्रस्त की परिभाषा में आने वाला उनका जीवन, हमें उसका डेटा मिले और डेटा के रूप में हमें जब पूरी जानकारी मिल जाएगी तो हर उस महिला को, अगर घर नहीं है तो घर दिया जाए, कैशलेस इलाज की सुविधा दिया जाए, और सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसके जीवन में उनको लेकर जो भी कमी है उससे उसे आच्छादित किया जाए। आप इस कदम को किस नजरिए से देखेंगे? आने वाले टाइम पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वतंत्र रूप से अपनी राय रखती हूँ हमेशा। अगर मुझे सरकार की कोई नीति पसंद आती है तो मैं स्वागत करती हूँ। अगर कोई बात नहीं समझ में आती है, नहीं पसंद आती है, तो मैं आलोचना भी करती हूँ। और मुझे लगता है कि आज स्वागत होना चाहिए। स्वागत जी, बिल्कुल स्वागत होना चाहिए। और आज 12 वर्ष मोदी सरकार के भी पूरे हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज का दिन इस चर्चा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में आज जो इस बात पर हम लोग बात कर रहे हैं कि महिलाएं जो संकटग्रस्त हैं उनके जीवन में एक मकान सरकार देने, मैं हमेशा इस बात को उठाती रहती हूँ विभिन्न मंचों के माध्यम से कि कहने को बेटियां के 2 घर होते हैं, एक मायका एक ससुराल, लेकिन जब उनके साथ कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो उनके पास सबसे बड़ा सवाल उठता है, अब हम जाएं कहाँ? ये समाज का कुछ ढांचा ऐसा बना हुआ है। मुश्किल ससुराल में आई, अगर अगर मायके जाने की तो वो कहती वहां क्या पलट। अभी हालिया दिनों में इतनी आत्महत्याएं जो हुई हैं,
उन्होंने ये विमर्श खड़ा कर दिया है कि आखिर वो घर कहाँ है जो उसका अपना घर होना चाहिए। वो मायके में समझाई जाती है कि आप एडजस्ट कर लीजिए, जब एडजस्ट वहां नहीं होता है तो वो जान दे देती है। ये दुखद घटनाएं हमारे समाज में घटित हो रही हैं। मुझे लगता है कि मैंने ग्राउंड जीरो पर भी ये बात बहुत महसूस की कि जब भी घरेलू हिंसा के शिकार हैं या 3 तलाक पीड़िता है या सामान्य हिंदू विवाह में अगर बाधा आई है, तो सबसे पहले वो स्त्री सोचती है मैं जाऊं कहाँ, और फिर वो बहुत सारे समझौते करने पर विवश होती है या फिर वो मर ही जाती है। तो मुझे लगता है ये कि कदम इस सरकार का ये कदम बहुत अभिनंदनीय है। और मैं तो कहूंगी कि अब जब चिन्हित ही किया जा रहा है, एक डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, तो उन महिलाओं को घर और आयुष्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य के लिए कैशलेस सुविधा दी जा रही है। मुझे लगता है उनके स्वावलंबन की दिशा में, और वैसे तो है योजनाएं चला रहे हैं अब, और क्योंकि अब डाटा आपको उम्मीद बनी है। अब ये जोड़ देना चाहिए, क्योंकि आय का स्रोत और आर्थिक आत्मनिर्भरता स्त्री के जीवन में बहुत अहम रोल निभाती है। इस दिशा में सरकार को काम करना है। बहुत 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 संवेदनशील मसला नीरज। मैं जहां जाना चाहता था रूपा पांडे जी मुझे वहीं ले गए। और आप सोचो कितना संवेदनशील मामला है। बात सिर्फ 3 तलाक पर तक नहीं, बात सिर्फ घरेलू हिंसा से पीड़िता की नहीं, बात सिर्फ एसिड अटैक पीड़िता की नहीं, बात है विमर्श की कि एक स्त्री अपने जीवन में उसके 2 घर होते हैं, मायके जहां वो जन्म लेती है, शिक्षित होती है, जितना हो पाती है, बड़ी होती है, और फिर उसका विवाह हो जाता है। और विवाह होने के बाद उसके जीवन में यदि एक उदाहरण है कि यदि जहां ससुराल में हो गई है, अगर वहीं पर उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं कि उसका जीवन संकटग्रस्त होता है, और मायके ने तो क्योंकि पहले ही उसे विदा कर दिया, वो भी अपना कर्तव्य समझती कि वहां तो नहीं जाना है, और शायद मायके वाले भी ये तय कर चुके होंगे कि अभी लौट के यहाँ तो नहीं आएगी। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा बात करते, लेकिन जीवन दे देती हैं बेटियां। तो ऐसे में अगर सरकार का ये निर्णय, ये संकटग्रस्त महिलाएं, संकटग्रस्त, सीमा दीक्षित जी बहुत बड़ा शब्द है। संकट केवल एसिड अटैक नहीं है, संकट केवल 3 तलाक नहीं है, संकट केवल घरेलू हिंसा नहीं है, संकट न जाने कब किस रूप में कहां खड़ा हो जाएगा आधी आबादी में, बेटियों के सामने, बहनों के सामने, माताओं के सामने। अगर एक संकटग्रस्त महिला को अपना घर मिले, के जीवन में इलाज के लिए सरकार की तरफ से 5 लाख की कैशलेस सुविधा मिले, और सरकार की अन्य जो योजना है उससे भी उसे आच्छादित कर दिया जाए, और ये कदम आज अगर सरकार ने निर्णय लेकर उठा लिया है, मुझे लगता है बड़ा फैसला है, कड़ा। क्या कहेंगे आप? ये सरकार का एक बहुत ही सराहनीय कदम है। हमारी सरकार ने जो महिलाओं के लिए उनके प्रति उनकी संवेदनाओं को जिस हद से उन्होंने समझा है, जिस स्तर से समझा, और सरकार के लिए इतनी कल्याणकारी योजना लेकर आए महिलाओं के लिए स्पेशली, तो ये बहुत ही सराहनीय कृत्य है। इस जैसे कि हमारी अभी बहन ने कहा एक बात कि महिलाओं के अंदर हमेशा एक असुरक्षा और एक कहाँ उनका वजूद है, कहाँ उनका अस्तित्व है, इसकी उन्हें हमेशा ही ये रहता था, ये सवाल रहता था कि ना मेरा घर है। जब मायके से विदा होती हैं तो उनको लगता है ये मेरा घर, अब मैं यहाँ से चली गई। ससुराल में उनसे में भी उनको ये हमेशा सेकेंडरी राइट दिया जाता है, और ये कहा जाता है तुम्हारा वजूद क्या है। वजूद हमेशा स्त्री सोचती थी कि मैंने पूरा जीवन लगा दिया जिस घर के लिए, उस घर से मुझसे पूछा जाता है मेरा वजूद क्या है। तो सरकार ने स्त्री के इस बहुत ही मार्मिक पहलू को टच किया है, और इस जो ये कदम उठाया कि महिलाओं को सबसे पहले उनको उनका अपना वो घर देना है जो उनका खुद का हो, ताकि कभी भी ऐसी परिस्थिति जीवन में आए, कभी विपरीत परिस्थिति जीवन के किसी भी मोड़ पर आए, तो वो उनके पास अपने जीवन जीने के लिए एक घर हो, एक छत हो, जहां रह करके वो अपने वजूद की, अपने अस्तित्व की तलाश के लिए मजबूत कदम, बड़ा कदम सरकार के द्वारा किया गया। ये बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अच्छा कदम है। मैं इसकी भूर प्रशंसा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इससे महिलाओं के स्वावलंबन में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अब हम जाते हैं रूपाली विश्वकर्मा के पास। जिंदगी में संकट आता है, लेकिन संकट के बावजूद कितनी बातें आपने सुनी, सवाल की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी एक अपनी कहानी है, हमने आपकी जुबानी पहले भी बात। ये जो निर्णय है हम व्यक्तिगत आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा, या आपकी तरह जिन्होंने जीवन में चैलेंज झेला उन पर संकटग्रस्त, अटैक पीड़िता, ये सारे शब्द ही बड़े खराब है, बड़ा दर्द देते हैं।
लेकिन दूरगामी परिणाम आपको सरकार के इस निर्णय से, और हम थोड़ा और आगे इसको ले जाएंगे जहां रूपा जी लेके गई थी, कि अगर आत्मनिर्भरता की दिशा में उसको सरकार कुछ मौका दे कि वो अपने आमदनी का भी जरिया खुद क्रिएट। सर, ये जो सरकार ने जो ये निर्णय लिया है बहुत ही अच्छा लिया है, क्योंकि इतने सालों के बाद अगर सरकार अब जागी है तो समझ लीजिए बहुत अच्छी बात है। और मैं इसका आभार प्रकट करती हूँ कि सरकार ने हमारे बारे में सोचा, क्योंकि आपको खुद पता होगा कि एक आज की डेट में फेस बहुत मायने होता है। अगर उस फेस को जला दिया जाए तो उसका कोई नहीं होता, ना उसका अपना परिवार, ना ससुराल, ना मायके, उसको घर से बेघर कर दिया जाता है। लेकिन आज हमें खुशी की बात ये है कि आज हम सरकार ने कहा हम अपना घर में हमें मिल सकता है, हमें ट्रीटमेंट में फायदा मिल सकता है। तो इससे अच्छी बात हमारे लिए अब कुछ नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी बात, सबसे पहले तो अटैक के बाद एक ट्रीटमेंट की बहुत बड़ी जरूरत होती है, उसमें हमें सहयोग मिलेगा। और दूसरा, जो कहते हैं ना सबके अटैक के बाद मेरे घर से निकल जाओ, तुम किसी लायक की नहीं हो, अब हम कह सकते हैं कि हमारा भी अपना खुद का घर होगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि इस पे काम किया गया। मैं ये कहूंगी कि जो भी है ये कागज तक ही ना रह जाए, ये आगे बढ़े और इस पे हर एक लड़की का हक हो और हर एक लड़की का अपना खुद का घर हो। वो ये ना कह सके कि मुझे ससुराल से निकाला गया, वो ये ना कह सके कि मुझे मायके से निकाला गया, वो ये ना कह सके कि मुझे किसी तरीके से प्रताड़ित किया गया। मैं ये कह सकती हूँ हक से कि हाँ, ये मेरा घर है, मैं इसे निकाल सकती हूँ, मेरे घर में कोई भी रहे, वो मेरी बिना परमिशन के ना रहे। प्राइमरी तौर पे एक सुविधा और साथ में है घर के साथ साथ, वो है 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा। और साथ में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जितनी भी ऐसी कल्याण योजनाएं हैं जो दी जा सकती हैं उस बेटी को जो संकटग्रस्त है, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं, वो सबसे उसे आच्छादित किया गया। सवाल करना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मेरी ड्यूटी है, मुझे दर्शकों को बताना है। आपके साथ ये जो घटना घटी कितने वर्ष पहले, कितने समय पर हुई? मेरे ऊपर जब ये घटना हुई 2015 में हुआ था, 28 जुलाई को। मेरे अटैक को 10 साल पूरे हो जाएंगे। वो 10 साल में जो संघर्ष मैंने झेला वो तो बहुत बड़ा ही था। उसको याद करना, कहते हैं ना, अगर हम बुरी चीज को याद करते रहे तो हमारा जीवन वहीं रुक जाता है। मैंने उन सब चीजों को पीछे छोड़ा और आज अपनी जिंदगी को खुलेआम जी रही हूँ। मेरा कहने का मतलब यही है कि जिसको दिक्कत है वो अपना चेहरा बांध के चले। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मैंने कोई क्राइम किया जो मैं अपना फेस छुपा के चलूं। मैं पहले भी आजाद चिड़िया थी, आज भी आजाद हूँ। सुन रही हो ना गीतांजलि, एंकर के रूप में बैठे बैठे सवाल ढेर सा है, हम सब हर सवालों को यहाँ सामने ला भी नहीं सकते, हमारी भी अपनी हिम्मत नहीं बनती। उन्होंने एक बात कही है, कागज तक ही न रह जाए। भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट, नहीं, मैं अपनी बहन को बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं, हमने पहले भी कहा, वो जमीन तक जाती है। जैसा कि अभी हमारी सभी बहनों ने लगातार कहा आवास के लिए, आवास देखिए पहली बार ऐसा हुआ जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, तब ऐसा हुआ, सब महिलाओं को प्राथमिकता मिला। चाहे राशन कार्ड में उनको मुखिया के रूप में परिवार के हमने जोड़ने का काम हुआ हो, चाहे वो आवास जो हो उनके नाम से मिलने का। हम पूरा सुनते हैं आपको हमेशा, और आप अपनी सरकार के बारे में जो बताते हो तो हम बिल्कुल नहीं काटते बीच में, लेकिन आज हमारे पास समय नहीं उस चीज के लिए। आपने जो करना था किया, हम जानते हैं। उनका एक सवाल था, वो सवाल उनका अकेले का नहीं था, उत्तर प्रदेश की हर उस बेटी का ये सवाल होगा। इस खबर को सुनने के बाद कितनों तक पहुंच पाई और कितनों तक हम पहुंचा पाएंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन ये कागज तक ही न रह जाए, इंप्लीमेंट हो। नहीं, तो मैं आश्वस्त करता हूं कि सरकार ने, हमने वही बताया ना कि सरकार ने जो कहा है उसको करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री तैयार, जमीन तक उतरेगा और सभी बहनों को फायदा मिलेगा जो कि इस तरह से हैं, जो संकट उनके ऊपर आया है। इसके लिए जो प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों लोग मिलकर हमारी योजनाओं को जिस प्रकार से हम लोग लाते हैं, हमारे कार्यकर्ता घड़ी घड़ी जाते हैं, हम खाली अधिकारियों पर भी डिपेंड नहीं रहते, हमारे कार्यकर्ता भी उस पर काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है दोनों मिलकर हम संगठन सरकार दोनों लेवल पे मिलकर हम करके, हाँ, इनको बड़ी तैयारी है नीरज, इसका लाभ इनको क्या होगा वो बाद में देख लेंगे, आज का विषय नहीं है। सीमा दीक्षित जी आपको दोबारा। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे राज्य, यहाँ भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, देश के इतने राज्यों में उनकी सरकार है कि 10 में से हर 8 व्यक्ति भाजपा शासित क्षेत्र में ही रहते हैं। ये निर्णय उनका है, बड़ा संवेदनशील है। आप सब एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, कितनी जरूरत थी इसकी और कितनी जरूरत अभी भी इसकी पूरी तरह लागू होने की है, जमीनी स्तर पर बाकायदे लागू। आपकी बात बिल्कुल सही है कि
किसी योजना को लाने के बाद सबसे बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन होती है कि वो योजना का लाभ हर उस व्यक्ति को मिले जिसे उसकी वाकई जरूरत है। और मेरी सरकार मैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इस योजना के इस बात के लिए मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ अपने आपको कि ये योजना जो सरकार ने लाई है, इस योजना के पे सरकार का ध्यान बहुत पहले से था और वो इस योजना को लाने के लिए बहुत पहले से प्रयासरत थी और उन्होंने इसलिए लाया है इसलिए कि वाकई इस समाज के इस दर्द को कि समाज में महिलाओं की या कि जिस प्रकार से मौत हो रही थी या जिस प्रकार से बिना इलाज के इलाज न मिल पाने के कारण उनकी मौत होती थी और औरतों में एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो अपने दर्द को ये सोचती है कि फाइनेंशियल चीजें जल्दी वो अपनी परेशानियों को बताती नहीं कि फाइनेंशियल चीजों को वो जल्दी अपनी बातें नहीं कहती हैं। तो अगर उनको सरकार के द्वारा इस प्रकार से एक प्रोटेक्शन मिल रहा है आयुष्मान के माध्यम से, तो किसी भी दुख तकलीफ को वो के लिए वो खुद सक्षम है अपनी सारी समस्याओं को निपटाने के लिए। हम उम्मीद करते हैं 2 चीजें तो इससे सीमा जी। मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि सरकार आप इस बात को बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि सरकार ने इस योजना को सिर्फ कागज पे नहीं लाया है, ये एक हर उस जेन्युइन व्यक्ति तक पहुंचेगा जिसको वाकई इसके भरोसा है योगी जी पर, पूरा भरोसा है मोदी जी पर। मोदी जी और योगी जी पर पूरा विश्वास है कि ये योजना हर उस व्यक्ति तक पहुंचेगा जिसको वाकई इसकी जरूरत है और जिसके लिए ये योजना बनाई गई। देखिए, महिला कल्याण विभाग की मिनिस्टर्स भी 2 बहुत अनुभवी महिलाएं, दोनों को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। वो जो प्रतिभा शुक्ला जी हैं यहीं कानपुर देहात से होकर यहाँ रहने, और बेबी मौर्य जी वो भी आगरा थोड़ा ही आगे जाके, उत्तर प्रदेश से ही दोनों का ताल्लुक है। बेबी मौर्य बहुत एक्सपीरियंस है, गवर्नर के रूप में भी काम किया उन्होंने कि स्टेट में एक ऐसा स्टेट जिसको कहा जाता है कि वो थोड़ा वुमेन डोमिनेंट है। वो उत्तराखंड को मानते हैं कि वहां स्त्री सशक्त है, उत्तर प्रदेश में बजाएं जो भी रही हो उतना नहीं है। और अब दोनों के अनुभव का लाभ उत्तर प्रदेश को मिला है। वो कैबिनेट मंत्री है, वो उनकी राज्य मंत्री है। सब कह रहे हैं, इन्होंने बड़ा भरोसा जताया सीमा दीक्षित जी ने कि हमें पूरा भरोसा योगी जी से करें। आप थोड़ा आगे तक ले गए थे, हम आपके पास दोबारा इसलिए आए हैं। ऐसी योजनाएं तात्कालिक तौर पे बात करने में अच्छी लगती हैं, लेकिन क्यों आशंका रहती है बेटियों को, जैसे रूपाली को थोड़ी आशंका कहीं ना कहीं है कि हम चाहते हैं कागज तक ही न रह जाए, इम्प्लीमेंट हो, घर मिले संकटग्रस्त बेटी को, आयुष्मान कार्ड मिले संकट बेटी को, योजनाओं का लाभ मिले संकट बेटी को, मॉडल बदले। तो ये आशंका निर्मूल है, केवल इनकी है, या वास्तव में आपको लगता है कि ऐसी आशंका है, वजह जो भी हो और उसके लिए भी काम किया जाए? देखिए, पुरुषात्मक समाज का हिस्सा है हम। अभी कहीं ना कहीं मन में एक खौफ होता है, यार रहते हो हमेशा, कहीं हमारा अधिकार छीन न लिया जाए, हनन न हो जाए। क्योंकि वर्षों से मुझे तो इस बात की भी बड़ी अपनी तरफ से मांग रखना चाहूँ, संकटग्रस्त स्त्रियां अब कम से कम हो, इस पर भी बड़े काम होने चाहिए। संकटग्रस्त होने के बाद आप जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ये बिटिया बगल में खड़ी है, ऐसी घटनाएं, ऐसी निर्मम घटनाएं अब होनी बंद हो, यानी कि महिला सुरक्षा वो हमारा पहला कदम होना चाहिए। संकट घरेलू हिंसा हो तो उसके लिए हमारा एक कदम होना चाहिए ऐसा कि वो नहीं हो, लेकिन क्यों खौफ रहता है? मैं आपको सही बताऊं, प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत करोड़ों घर बने, लेकिन मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं जहां अपात्र को मिल गए हैं। चेयरमैन से सेटिंग कर लिया, प्रधान से सेटिंग कर लिया, और अच्छा खासा कमाने वाले लोग, शंका रूपाली की निर्मूल हाँ, मकान आए मगर वो मिला कैसे? हो सकता है संकटग्रस्त स्त्री हो ही ना, उसे मिल रहा है, कुछ संकटग्रस्त को नहीं मिल पा रहा है, संकटग्रस्त रह जाए। तो हमारे अंदर के व्याप्त भ्रष्टाचार से फिर लड़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि संकटग्रस्त अब स्त्रियां ना रहे, इस पर ज्यादा काम होने की जरूरत है। अब संकट आ ही गया, अब जो संकटग्रस्त है इसकी मदद हो, लेकिन बदलाव समाज स्तर पे हो। सुरक्षा, महिला सुरक्षा पर और घरेलू हिंसा पर, इस तरह के एसिड अटैक पर अब कड़ी कार्रवाई करने का वक्त। ठीक बात है, मैं आपके पास आता हूँ रूपाली, लेकिन उससे पहले मैं ले लूं कि महिला सुरक्षा चीजें वही शुरू होती हैं और वहीं तक आती हैं, और ये संकट शब्द वही पैदा होता है, उसी या सुरक्षा की पैदाइश तो है संकटग्रस्त वर्ड। वो किसी भी रूप में हो, सामाजिक हो, नैतिक हो या चारित्रिक हो, उस पर काम हो रहा है आपको लगता है? महिला सुरक्षा, देखिए, आप याद करिए 2014 से पहले क्या स्थिति थी कि इस उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ
कि यहाँ पर शाम के बाद लोग महिलाएं घरों से बाहर निकलने में डरती थी। आज रात को 12 बजे 1 बजे हम लोग निश्चिंत होकर के जाते हैं और जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है के अंदर है, जितनी ज्यादा सुरक्षात्मक स्थिति है, मैं समझती हूँ कि ऐसा कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। इतना स्थिति थी कि आदमी अगर अपने तकलीफों को लेकर थाने या पुलिस में जाता था तो वहां कोई सुनता नहीं था। वहां कहते थे नहीं फलाने का फला पॉलिटिशियन से रिलेटेड है, नहीं इनकी बात नहीं सुनी जाएगी, पैरवी आती थी। आज अगर कोई पीड़िता व्यक्ति या कोई पीड़ित व्यक्ति किसी थाने या पुलिस में जाता है तो उसे इस बात का डर होता है कि अगर वो आवाज नहीं सुनेगा तो शासन प्रशासन से उसके खिलाफ कार्रवाइयां होंगी। यस बिल्कुल बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सरकार और अच्छा काम करे और मुझे उम्मीद है कि इससे बेहतर कोई काम कर नहीं सकता, क्योंकि जितनी मुस्तैदी के साथ लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया जा रहा है और जरूरत इस बात की भी है कि इसको महिलाओं के लिए स्पेशली जो महिलाओं की में कई बार इतनी सारी व्यवस्थाओं के बाद भी देखिए इतना बड़ा प्रदेश है, हर घर तक तुरंत चीजों को देखना तो नहीं है। ठीक बात लेकिन सरकार ने काम बहुत अच्छा किया है और आगे भी बहुत अच्छा। हम मानते हैं कि तत्काल। लेकिन एक सवाल, नीरज तुम्हारे कैमरे को थोड़ा सा टर्न करो मेरे कहने पे प्लीज। माधवी जी, ये जो बातें आपने सुनी इस पे हम आपका एक, यहाँ आप हमारे कार्यक्रम में दर्शक की भूमिका में है, हम आपसे एक व्यू छोड़ना चाहते हैं। ये निर्णय कैसा है? इन सबने अपनी बात कही। एक आशंका हमने उस पर सवाल किया कि यह निर्णय इंप्लीमेंट हो, चीजें ऐसी ना हो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए या वहां तक न जाए। लेकिन अब एक बात आ गई कि ये जो उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम की ये जो बुलडोजर लॉ पॉलिसी है, यानी सख्ती के साथ सुरक्षा, विकास होगा लेकिन सुरक्षा सर्वोपरि होगी, इस बुलडोजर मॉडल को आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल समर्थन करूंगी इस चीज का, बिकॉज आज भी रात में लड़कियां 1-2 बजे, मैं खुद ड्यूटी पे हूँ, 2-3 बजे मैं सेफली अपने घर चली जाती हूँ एक रैपिडो बुक करके। तो ये मैं कहूंगी कि सरकार ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है और मैं इसके बिल्कुल समर्थन में हूँ। बट मैं ये जो अभी जो निर्णय आया है 3 तलाक और एसिड अटैक पे, मैं एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूंगी बाबा जी से कि सिर्फ 3 तलाक पे ना सोचे, जो हिंदू लड़कियां जिनका तलाक हो जाता है उनके लिए भी सोचा जाए। सिर्फ 3 तलाक हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम कम्युनिटी में ही लड़कियों को वही परित्यक्ता दुखी है और बाकी हम भी तो मतलब बीइंग अ हिंदू सिटीजन हम भी हैं, हम भी डिवोर्स, अगर हमारा भी डिवोर्स होता है तो हमें भी तो नीड है घर की, हम भी तो अपने मायके नहीं जा सकते हैं, हम भी तो अपने ससुराल नहीं जा सकते। अगर हम तीसरे किसी के घर पे रुकेंगे तो वहां पे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि हम ऐसी लड़की है इसीलिए कहीं और रह रही है। तो सिर्फ 3 तलाक एसिड अटैक पे ही ना सोचा जाए, ऐसी लड़कियों पे भी सोचा जाए। मतलब तलाक है तो तलाक सबके लिए एक जैसा है। अपना नाम बताइए। मैं माधवी मिश्रा माधवी मिश्रा, एक नया विमर्श। आप बैठिए प्लीज, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। मैं सीमा जी आपसे फिर शुरू करने के लिए मजबूर हूं। मैं माधवी ने एक बात उठाई, चाहे ये हो जो फैसला अभी आया है, चाहे अन्य फैसले हो, केवल 3 तलाक की परित्यक्ता ही परित्यक्ता नहीं है। परित्यक्ता तो वो भी है जो बाकायदा कोर्ट मुकदमा लड़के 10 साल आखिर में छूटी है। किसी भी धर्म या जाति की हो, अगर वो परित्यक्ता है और वो सिंगल अपनी किसी भी कारण से अपने परिवार से अलग है या उसके परिवार में लोग नहीं है या एनी हाउ किसी भी कारण से है और वो अपने जीवन के वजूद की तलाश करके जीवन जीना चाहती है, अपने दम पे जीना चाहती है और पढ़ लिख कर इस स्टेज पे है कि हाँ वो अपनी लाइफ को जीना चाहती है, तो उसको एक रहने की छत देने का जो सरकार ने काम किया है, इसका क्रियान्वयन इसको हर स्त्री को, हर जात के, हर धर्म के लोगों को इसका फल मिले। छतरी का दायरा बढ़े नीरज। अब हम आते हैं सरकार के पास, हम रूपाली से बात करेंगे। उससे पहले छतरी का दायरा और बड़ा हो, सरकार की सोच और बृहद हो। सरकार तो होती जनता के लिए है ना, सरकार का पैसा भी जनता के लिए ही है, तो क्या फिर शर्तें थोड़ी और उदार हों? 3 तलाक की पीड़िता ही पीड़िता नहीं है, पीड़िता तो वो भी हो सकती है जिसको 10 साल में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक 12 साल में मिला, 10 साल में मिला, 8 साल में। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। हमारी बहन ने अभी अधिकारों की बात कहा, बहुत अच्छी बात कहा इन्होंने। अधिकारों के लिए देखिए हर चीज सरकार, कभी कभी आपने भी देखा ग्राउंड रिपोर्ट पे आप काम कर रही हैं, कभी कभी देखा गवर्नमेंट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये लगातार सोचती है कि जो लाभार्थी उसको फायदा मिले, लेकिन कभी कभी लाभार्थी उनके बहकावे में आके जब अपना नुकसान स्वयं कर देते हैं तो इसके लिए सरकार के लिए जिम्मेदारी बेहतर बनती है। लेकिन उससे ज्यादा हमारे जो सोशलिस्ट के रूप में जो हमारे जीरो टॉलरेंस पे नीचे काम करते हैं लोग, उनकी भी हम भी उम्मीद करते हैं अच्छा करोगे। लेकिन रूपाली ने जो आशंका जताई कि इम्प्लीमेंटेशन हो, कागजों तक न रह जाए, और फिर मैं गया रूपा पांडे जी के पास, उन्होंने कहा पुरुष सत्तात्मक समाज है और शंका निर्मूल नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन हो। उन्होंने कई बार हमें देखा है
कि जिसको आवास की जरूरत नहीं है उसको आवास मिल जाता है वजहों से, और जिसे चाहिए उसको नहीं मिल पाता है, न जाने किन वजह। उसी पे मैंने कहा ना कि सरकार तो चाह रही है कि आपको लाभ मिले, लेकिन जो हमारे अपने लोग हैं जो किसी प्रकार से, जैसे कई जगह ऐसे होते हैं कि अकाउंट में पैसे आते हैं, लोग फिर भी प्रधान जी को कहते हैं इन्हीं के माध्यम से आए इनको। यही तो सवाल सीधे सिस्टम को भी तो सुधारने की जरूरत है। इसीलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति जब जागरूक होगा तो सरकार समय समय पे अपनी योजनाओं से, और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता इसको जागरूक करने के लिए तैयारी है आपकी सरकार की, इसको लागू करें। 100% तैयारी है। और दूसरी जो हिंदू लड़कियों की बात हमारी बहन ने कहा, बिल्कुल सही है। कहीं ना आज देखिए सबको मिलने का काम, जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी में आती है वो सबके लिए सतत चलती हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। यहाँ ट्रिपल तलाक का जिक्र इस नाते कहने के हमको, मुझे लगता है ये कि इस नाते किया गया होगा क्योंकि इनके साथ कभी भी आज तक या इसके पहले भी की सरकारों ने इन पे ध्यान नहीं दिया था। हाँ, मान लिया नीरज, इन्होंने विश्लेषित किया, हम बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे इनका। 3 तलाक के साथ विश्लेषण, या 3 तलाक का शायद इसलिए शब्दावली आई कि उनके साथ कुछ मदद लायक हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो एक अलग लाश से ही ऑपरेट होते थे वो लोग। रूपाली आपके पास मैं इसलिए आया हूं, मैं नीरज क्या झेलना पड़ा 10 साल 15 साल पहले, कब बोला 2010 में, उसके बाद क्या क्या मुश्किलात आई जीवन में, ये चीजें होती है तो शायद इतनी मुश्किल ना हो। सबसे पहले तो मुझे ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। जब मेरे ऊपर अटैक पड़ा तो मेरे साथ ऐसा बिहेवियर किया गया जैसे मैं भेड़ बकरी हूं, और मुझे इस स्ट्रेचर से लेकर उस स्ट्रेचर तक फेंका गया। ये नहीं देखा गया कि मैं एक पेशेंट हूँ, और मुझे ऐसी जगह रखा गया जहां नीचे कीड़े मकोड़े दौड़ रहे हैं। सबसे पहला वो, अगर मैं कहती हूँ कि कुछ एक बहुत अच्छा सर्जन था, जिन्होंने डॉक्टर थे जिन्होंने मुझे देखा और बनारसी रेफर किया, उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। फर्स्ट घटना कहाँ घटी थी आपके साथ? मेरे साथ बलिया में हुई हादसा हुआ था, बट अगर मुझे उसी समय पता होता और इतना जागरूक होते लोग, तो शायद कहीं ना कहीं मेरी एक आंख ना गई होती, और शायद मैं दूसरी आंख खोने का मुझे डर ना होता। तो यही सबसे पहले बार लापरवाही ये होती है कि डॉक्टरों को भी कहीं ना कहीं ये नहीं पता होता है डायरेक्ट कि पहले करना क्या है। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे को कंपनसेशन में प्रॉब्लम आई। फिर उसके बाद मुझे सर्टिफिकेट बनवाने में प्रॉब्लम आई कि हाँ मैं विकलांग हूँ, और लोगों को ये लगता था, मैं चल के जाती थी तो सब कहते थे नहीं तुम विकलांग नहीं, तुम सही साट हो। तो मुझे दिखाना पड़ता था, चश्मा हटा के दिखाना पड़ता था कि मेरी एक आंख नहीं है और मैं ये जली हुई हूँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। सुनो नीरज, और बहुत मुश्किल से बाद, कम से कम 2 इयर्स बाद मेरा विकलांग सर्टिफिकेट बना, और उसमें भी मुझे बहुत कम % दिए गए। फिर जब मैं दोबारा 1 ईयर्स के बाद मैंने दोबारा जांच किया, तब जाके मेरा सही से सर्टिफिकेट बना। और उसके बाद भी अभी भी पेंशन के लिए हमारी जो पेंशन है बहुत ही कम है। 1000-1500 में आजकल कुछ नहीं होता है। उस 1500 में क्या एक लड़की जो भी एक पीड़िता है, क्या वो अपने पूरे जीवन यापन कर लेगी? नहीं। कम से कम कंपनसेशन हमारा 8 से 10 हजार तक होना चाहिए, जिससे हम अपना घर का खर्चा, अपनी ट्रीटमेंट, अपनी दवाई कर सकते हैं। उसके बाद भी यहाँ खत्म नहीं होती जीवन शैली। उसके बाद भी लोग, समाज, दुनिया सब हमें प्रताड़ित करने लगे कि मैं कैरेक्टर लेस हूँ, मैंने ही उसको ये किया होगा, वो किया होगा, तब मेरे पास एसिड पड़ा। अरे मारो सालों का तुम्हारे साथ है। मैं अमरेंद्र प्रताप सिंह डिक्लेयर करता हूँ चैनल पे, बहन हो रूपाली। बिल्कुल, मुझे यही बात का गर्व है कि मैंने हार नहीं मानी, और मेरे साथ बहुत सारे अच्छे भैया लोग, बहन लोग खड़े रहे, इसलिए आज मैं डट के सामना करती हूँ। सुनो सरकार, सनद दरबार कितना करोगे बेजार, हमें भी और इन्हें भी, सबको है ऐसी योजनाओं का इंतजार। रूपा जी आपके पास आते हैं, देखो मैं इतनी तेज इसलिए कभी कभी बोलता हूँ कि मेरे अंदर कभी कभी रुलाई आती, जिसको मैं रोकने का प्रयास करता हूँ। पत्रकार में हूँ, लेकिन बहुत बार मैं पत्रकार नहीं रह जाता हूँ जब चीजें इस लेवल तक जाती हैं। मुझे उसे तस्वीर बनाई, हम किसी सरकार की बात नहीं करते, कोई भी, बहुत बदलाव की जरूरत है। जी जी, बहुत बदलाव। देखिए, हमारा शिरोज हैंगआउट जहाँ से ये बहन भी आई हुई है, वो हमें वहां पर जाकर, मैं अक्सर जाती हूँ, वहां बैठती हूँ, और वहां मुझे इन्हीं सब बहनों के हाथ का बड़ा नाश्ता मिलता है, और ये जी जी, बहुत मुझे वहां पर जाकर बहुत सुकून मिलता है। लेकिन इनके जीवन का दर्द, तभी अभी मैंने इसके पूर्व आपसे कहा कि ये दर्द अब मिटने चाहिए। इनका जो पुनर्स्थापन, वो तो है, महत्वपूर्ण है, घटना घट गई, लेकिन अब नजीर प्रस्तुत होने का समय है। हमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अभी और बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि जब हमें कुछ मिलने लगता है तो हमें उम्मीदें बढ़ जाती हैं। सुन लीजिए महाराज जी, आपसे उम्मीद होगी मुख्यमंत्री,
कुछ नहीं मिलता है वहां शिकायत होती है, लेकिन जहां कुछ मिलना प्रारंभ होता है वहां पर महिलाएं अपनी उन जेन्युइन बातों को भी लाना शुरू करती हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि उनके संपूर्ण सुरक्षा और उनका आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता कदम हमें लगता है भारत की तस्वीर बदल देगा। जी, आज मैंने आपको जो बुलाया, धन्यवाद। मुझे लगता है मैं कलमकार हूँ। मैं तो अक्सर कहती हूँ, कविताओं के माध्यम से कहती हूँ, आप अनुमति दें तो मैं एक मुक्तक बोल देती हूँ अरे स्वागत। कि बड़ी बड़ी बातें होती है सत्ता के मैदानों में, बड़ी बड़ी बातें होती हैं सत्ता के मैदानों में, गीता की कस्में खाते हैं ये चुनाव के नारों में, लेकिन आधी आबादी जब भी हक की बात करे कोई जू तक नहीं रेंगती इनके बहरों कानों में। तो मैंने कभी ये भी लिखा था। आज मुझे लगता है कि मैं कवि हमेशा विपक्ष में होता है। ठीक है, मैं हमेशा विपक्ष नहीं, समीक्षा करता है, नहीं आलोचना करता है, समीक्षा करता है। सत्ता के समीक्षक भी होता है और विपक्ष में ज्यादा लिखता है, क्योंकि उसे लगता है कि हम इनका एक दाहिना हाथ है। तो मुझे लगता है मैं उस दायित्व को निभाती हूँ कि मेरी सरकार क्या कर रही है और सरकार को भी इतना दमदार उदार होना चाहिए कि सुन सके। लेकिन आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है, मैं व्यक्तिगत बहुत खुशी हूँ, क्योंकि मुझे ये हजारों बार ऐसे चैलेंजेस मुझे सामने दिखे हैं जब संकट पीड़ित महिलाओं ने कहा अब हम जाएं कहां। फिर वो संकट को झेलती है, नहीं झेल पाती है तो दम तोड़ देती है, या फिर उसी घुटन भरी जिंदगी में घरेलू हिंसा की मार के साथ रहती है। तस्वीर उतनी चमकदार नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। ये अलग बात है, उतनी धुंधली भी नहीं है कि हम केवल आलोचना करें। सीमा जी, बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। इन्होंने कविता के माध्यम से कहा, ठीक है, कभी विपक्ष में नहीं होता, पत्रकार विपक्ष में नहीं होता। हमारा काम है सवाल पूछना, हम उनसे पूछते हैं तो आपसे भी तो पूछते हैं। बहुत काम की जरूरत है, ऐसा लगता है मुझे। और दुनिया का कोई देश तब तक विकसित कहा ही नहीं जा सकता जब तक वहां पर नारी सक्षम ना हो। इसीलिए सबसे जरूरी किसी भी समाज के संपूर्ण उत्थान के लिए उस समाज की आधी आबादी नारी का सक्षम होना बहुत आवश्यक है। और आप देखिए कि सरकार, इसीलिए सरकार ने यही सोचा होगा योगी, इसी बात को योगी जी ने सोचा कि अगर हमें इस देश का वाकई उत्थान करना है तो योगी जी एक योगी हैं। वो जब बैठते होंगे तो सोचते होंगे वो कौन सी चीज है जो योगी का मतलब है प्लस पर्सन। हाँ, यस, वो सोचते हैं बैठकर, सोचते जरूर होंगे कि क्या वो चीज है जिस पे मुझे और काम करना है, क्या वो कर दूं इस देश के लिए, ऐसा क्या कर दूं कि कोई चीज अछूता न रह जाए, समाज का कोई पायदान अछूता न रह जाए। इसलिए स्त्रियों के मर्म को उन्होंने समझा कि वाकई स्त्रियों का मर्म सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपने वजूद को जब तलाशती है तो उनके पास कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहले उनको वो चीज दीजिए जिससे वो अपने वजूद को, उनके पास एक प्लेटफॉर्म हो, एक घर हो, एक आशियाना हो, जहां बैठकर वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ सके। किसी भी काम को करने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, अपने समाज में अपने वजूद की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास एक अपना खुद का घर हो। बहुत बढ़िया, बहुत। घर एक शब्द है, 1 मिनट में जाऊंगा, मेरे पास समय कम है। घर तो कम से कम होना है। घर का आप ईंट गारा से चार दीवारी छत नहीं, वो मान के मत चलिए। घर का मतलब है जहां हमारा सम्मान, हमारा आत्मविश्वास, हमारा वजूद हम महसूस कर पाए कि नहीं, हम भी इस समाज में, अगर हम आधी आबादी हैं, हम स्त्री और पुरुष एक सिक्के के दो पहलू हैं। समाज में ये दोहरी नीतियां क्यों रही, कैसे रही, इसका इतिहास बड़ा लंबा चला आ रहा है। अब हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। तो मुझे लगता है ये घर, ये बहुत बड़ी बात है। ये शासन ने जो समझा है, ये आगे आने वाले वक्त में बहुत समाज को बहुत बड़ी दिशा में। बहुत बढ़िया रूपा पांडे जी, एकदम। माधवी जी, अब आपसे एक बार और मैं आऊंगा। उम्मीद अच्छी चीज है, आशावान होना चाहिए और अच्छे लोगों से अच्छी आशा की जा सकती है। महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के पास में अभी इसी सरकार में, इलेक्शन के बाद कुछ और भी अगर हो तो भी इस सरकार में ये अभी है इतना समय कि प्राथमिक तौर पर इस योजना को पूरी तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और सौभाग्य की बात है कि दोनों जो वहां पर मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं, बेबी रानी मौर्य जी और प्रतिभा शुक्ला जी जो उनकी राज्य मंत्री हैं, दोनों महिलाएं हैं। आपको लगता है इसका इम्प्लीमेंटेशन उनके रहते अच्छे से हो जाएगा?
बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि वो भी महिला है और एक महिला ही देखिए कहा तो जाता है कि एक महिला की दुश्मन होती है, बट जब एक ग्राउंड लेवल पे आते हैं तो महिला ही पहले होती है जो वो काम करवा सकती है। पुरुष के पास ये पुरुष नहीं समझेगा कि एक महिला क्या फील करती है। एक महिला को घर होना, उसको अपने पसंद के पर्दे लगना, अपने पसंद का घर पे पेंट होना, ये सारी चीजें एक महिला ही समझ सकती है। तो उनके रहते में मुझे ये विश्वास है कि उनके रहते में इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। एक आखिरी सवाल लेकर सबके पास जाते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास में अब जो है वो 8 मिनट है और 1 मिनट हमारे सवाल में गुजर जाएगा। बैठिए आप। आखिरी सवाल हमारा ये है कि क्या इस पर भी राजनीति होगी, और अगर राजनीति हो भी तो भी ये होना चाहिए और होके रहना चाहिए, हाँ या ना? क्या इस पर भी सवाल पूछिए। नहीं, स्वाभाविक है कि राजनीति तो चूंकि महिलाओं का सम्मान, जब 33% आरक्षण देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया तब भी राजनीति हुई थी। आज जो हमारी बहन अभिरूपा जी ने एक कविता के माध्यम से 4 लाइन सुनाया, हमको लगता है इसी को देखकर प्रधानमंत्री जी पहले से ही नारी शक्ति अधिनियम लाने का काम भी कर दिया कि भाई किसी प्रकार से इस तरह की घटनाएं नारियों के साथ ना हो। तो क्योंकि वो जहां जहां प्रतिनिधित्व करेंगे, जैसे आपने अभी अब एक बहन से हमारे पूछा कि भाई 2 महिलाएं हमारी हैं वो क्या करेंगी, इसी नाते प्रधानमंत्री जी का कि अगर हम लोग विधानसभा से हर जगह हमारे सदन में रहेंगी तो महिलाओं की आवाज को बुलंद होगा जो आधी आबादी है। तो इस पर राजनीति होना स्वाभाविक, क्योंकि महिलाओं के तो सदैव दुश्मन रहे इसके पहले की पार्टियां। अभी आप कहेंगे भाई राजनीति का मामला, हम तो मना कर रहे हैं, मैं लगातार कह रहा हूं कि ये राजनीति होगी क्योंकि उनका काम है राजनीति आप करके रहेंगे। लेकिन हम इस योजना को लागू करके जमीन तक पहुंचाएंगे। अपनी बहन को फिर से मैं आश्वासन देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पे भरोसा रखें, जैसे सभी महिलाएं करती हैं, 12 बजे रात को रूलिंग करती हैं, आप लोग भी निकलती होंगी, आज सुरक्षित निकलती हैं, सुरक्षित अपने आवास तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री जी जमीन तक ला के छोड़ेंगे, और क्योंकि हर योजना जमीन तक आई है, उनका रिकॉर्ड है ये जमीन तक लाना, इस नाते हमको उम्मीद है कि वो पूरी जमीन तक लाएंगे। हाँ, ये उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है और हर बहन को, हर बेटी को, हर माँ को भी उम्मीद है। मैं अपने शो का क्लोज आज करूंगा रूपाली आपके साथ। उससे पहले मैं आप दोनों के पास एक बार फिर आता हूं। मेरा सवाल यही है, इस पर भी राजनीति होगी, और अगर होगी तो भी ये होना चाहिए लागू, या राजनीति में फंस जाना चाहिए? नहीं, राजनीति में नहीं फंसेगी, लेकिन ये कहना कि राजनीति नहीं होगी ये ऐसा असंभव है। राजनीति तो होगी, लेकिन हमें ये पता भी है हमने कि जब कोई सरकार, कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट कोई अच्छा काम करती है तो विपक्ष उसकी आलोचना नहीं करेगा। अगर तो विपक्ष का फिर वजूद क्या रह गया? विपक्ष तो आलोचना करेगा, लेकिन हमें पता है कि विपक्ष आलोचना करेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जो रास्ता चुना है, हमने जिस मकसद से अपने इस निर्णय लिया है, हम उस पर उसको आखिरी पायदान तक पहुंचा के रहेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है रूपा जी, अगर राजनीति होती है इसके ऊपर बहुत प्रकार की हो सकती है कि चुनाव नजदीक है इसलिए ये फैसला ले लिया, चुनावी झुंझुना है, चुनावी घोषणा है, या ये है वो है, बला बला बला। हमें लगता है टाइम है, चुनाव से पहले इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इतना बड़ा काम ही नहीं है। चिन्हित करके आपको उनको देना ही तो है। आपने अलर्ट कर दिया, चिन्हित हो गया, फिर कोई दूसरी सरकारी ब्याज तो हटा तो नहीं सकती, हिम्मत नहीं। ये जेन्युइन चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के हित और महिलाओं की सुरक्षा और उनके आत्मसम्मान के साथ सभी पार्टियों को एक मत से खड़ा होना पड़ेगा। ये राजनीति का विषय नहीं है। और उत्तर प्रदेश में महिला वोटर सबसे सर्वाधिक मतदान करने के लिए जानी जाती है। मुझे लगता है कि ये खलबली तो मचाएगा, मैं यही रोक देता हूँ। बहुत सारी पॉलिटिकल डिबेट करते हैं हम, और बहुत सारे नेताओं के साथ बात पूरी करते हैं हम। आज आपके साथ इसलिए पूरी कर रहे हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह इस बात को कि आप कही देना। 2 चीजें हैं, निर्णय सामने आ गया, निर्णय ले लिया सरकार ने, निर्णय को दे दिया है विभाग को। एक तो हम कहेंगे जितनी भी संक्रमित महिलाएं सक्षम हैं, मोबाइल का यूज करती हैं, उनके हाथ मोबाइल है, उनको इसका समर्थन करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए योगी जी को, ताकि लोगों में मैसेज जाए कि भैया अगर इसका विरोध करोगे, क्योंकि विरोधी भी जब समर्थन देखता है किसी चीज का तो विरोध करने में डरता है। मैं तो यही कहूंगी कि जो भी ये निर्णय आया है मैं उसका बिल्कुल समर्थन करती हूँ, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये चीज अगर कागज तक आई है तो आगे भी बढ़ेगी और हमें हर एक सुविधा मिलेगी। इस उम्मीद के साथ मैं योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये मुहिम को स्टार्ट किया, और ये मुहिम ऐसे ही चलनी चाहिए और ऐसे ही आगे। सोशल मीडिया पे भी आप इसको समर्थित करोगे? बेशक करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम सब बहनों के बारे में इतना अच्छा सोचा जा रहा है तो करना ही पड़ेगा। सही क्या और गलत क्या तय करने वाले हम नहीं है, ये तय करना सरकारों का काम है, दरबारों का काम है। लेकिन अंतिम रूप से सरकार और दरबार सही है या नहीं है ये फिर जनता तय करती है, क्योंकि लोकतंत्र है भारत में, और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, वही तय करती है तुम्हारा कौन सा कदम सही है और कौन सा गलत, और उसके परिणाम में तुम्हारा क्या होगा या क्या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह का नमस्कार। ज्यादा कुछ कहने सुनने की आज हिम्मत नहीं है,
क्योंकि विषय बड़ा संवेदनशील है। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार। तो माइक ऑन पर अमरेंद्र प्रताप को अभी आप सुन रहे थे। पैनलिस्ट जोड़े और उनसे जाना कि महिलाएं किस तरह से लाभान्वित होंगी और महिलाओं का वर्चस्व कैसे बढ़ेगा, इसके लिए सरकार किस तरह से काम कर रही है, महिलाएं कितने खुश हैं। माइक ऑन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज। आप देख रहे हैं FM न्यूज, भरोसा आप सबका।